हम कल 15 क्वेश्चंस देख चुके थे ज्योग्राफी के। हम आ गए ड्यूसेंट बुक से एमसीक्यूज के थ्रू हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आज 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, कि जो सन से जो लाइट आती है उसको अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है। तो इसको हम देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड टाइम लगता है, लेकिन अगर इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये 8.22 मिनट्स होता है, जिसका हम अगर एक अप्रॉक्स में वैल्यू लें तो 8 मिनट होता है। तो जो 16 का ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, अबाउट 8 मिनट्स। फिर 17th क्वेश्चन है कि पूछा है कि जो शॉर्टेस्ट डे लेंथ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो किस दिन होती है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ समझते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक मतलब अर्थ है, अर्थ से एक सेंटर से लाइन जाती है, एक ऊपर लाइन जाती है और एक नीचे। ये हमने एक लाइंस ड्रॉ की हुई है, इमेजिनरी लाइंस। ये जो सेंटर वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसके जो ऊपर का पोर्शन है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके जो नीचे का ऑप्शन है वो होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर पूछा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो देखो, ये है अर्थ, ठीक है। ये है इसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पर जब 21 मार्च को और यहाँ पर 23 सितंबर को और यहाँ पर 21 जून को और यहाँ पर 22 दिसंबर को, ठीक है। ये 21 मार्च और 23 सितंबर और यहाँ पर 21 जून और 22 दिसंबर, ये क्या होते हैं, ये हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर सबसे बड़े दिन होते हैं, और 21 जून और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर 18th क्वेश्चन है कि हाउ डज द सन गेट इट्स एनर्जी। ऑप्शन ए है फ्रॉम ग्रेविटेशनल प्रेशर। ग्रेविटेशनल मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, कि मतलब जो सन है वो मतलब उसको ग्रेविटेशनल प्रेशर से एनर्जी मिल रही है, या फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन से, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। देखो, न्यूक्लियर फिजन होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ एन, कोई भी मान लो कि एक गेंद है, उसको हमने तोड़ा तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है कि बहुत सारे टुकड़े हैं, उसको हमने जोड़ दिया और उस चीज़ को जोड़ के हमने एक एटम बना दिया, तो वो न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन होता है कि बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में बांट देना, और फ्यूजन होता है छोटे टुकड़ों को एक करके एक बड़ा बना देना। तो जो सन है उसको एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फिजन से, मतलब इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ नाइट, डे एंड नाइट इज करेक्ट। बताना है कि जो ड्यूरेशन होती है डे एंड नाइट की, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है कि जो डिफरेंस है वो इक्वेटर पे कम होता है, और जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो डिफरेंस बढ़ता जाता है। या फिर जो डिफरेंस है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, और हम जब दूर जाते हैं तो ये डिफरेंस कम होता जाता है। या फिर डिफरेंस इज लीस्ट एट द ट्रॉपिक्स एंड प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड पोल्स। और ऑप्शन डी है कि जो डिफरेंस है वो ट्रॉपिक्स पर मैक्सिमम होता है, और जब हम इक्वेटर और पोल्स की तरफ जाते हैं तो कम होता जाता है। देखो, होता क्या है कि जैसे कि हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो जो नॉर्थ पोल है, जब वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लो कि समर सीजन चल रहा है, तो वहाँ पर समर सीजन एक साथ चलेगा, मतलब कि वहाँ पर समर है तो वहाँ समर का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा। उसी तरीके से अगर हम साउथ पोल की तरफ आए, अंटार्कटिका की तरफ, तो जैसे वहाँ पर ठंडा माहौल है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर वो टाइम बहुत ज़्यादा चलेगा। लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि ना,
इक्वेटर में इक्वेटर पे सारे मौसम एक से होते हैं, जैसी गर्मी रहेगी वैसी सर्दी रहेगी, इक्वल इक्वल होता है। तो जो डिफरेंस है, हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि जो डिफरेंस है वो इक्वेटर पे कम रहता है और जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये डिफरेंस बढ़ता जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन इज, जो मार्स का मिशन था एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन, ये किसने लॉन्च किया था? तो ऑप्शन ए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इंडिया, क्या ये इंडिया ने लॉन्च किया था, या एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था इसरो और नासा का, या फिर यूएसए ने लॉन्च किया था, या फिर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर सी है। ये जो है तो जो मिशन है ये यूएसए का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड मिशन था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स which one of the following planets takes least time to complete one rotation on its axis? पूछा है कि जो इसमें कौन सा एक प्लानट है जिसको सन का एक चक्कर लगा मतलब अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने में सबसे कम टाइम लगता है। तो इसमें जो है तो इसका आंसर हो जाएगा वो मरकरी को अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए अपने एक्सिस पे 88 डेज लगते हैं और अर्थ का तो हमें पता ही कि 365 डेज लगते हैं। तो जितना ज़्यादा दूर होता जाते हैं सन से प्लानट, उनको उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और मरकरी जो है फर्स्ट प्लानट है सन पे, मरकरी वीनस अर्थ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Weight of a body is different on different planets. Mass of a body on the earth, on the moon and in empty space is the same. Weightlessness of a body occurs when the gravitational forces acting on it are counterbalanced. Weight and mass of a body are equal at sea level on the surface of the earth. देखो इसमें पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि जो वेट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लैनेट्स पे। हाँ, डिफरेंट होता है हर डिफरेंट प्लैनेट्स पे। फिर ऑप्शन भी है कि जो मास है बॉडी का वो अर्थ पे अलग होगा, मून पे अर्थ पे और मून पे और एक एम्प्टी स्पेस में क्या सेम होगा? हाँ, तो ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद सी ऑप्शन है, वेटलेसनेस ऑफ ए बॉडी अकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर काउंटर बैलेंस्ड। और ऑप्शन डी है कि जो वेट और मास है बॉडी का वो इक्वल होगा अगर हम एक सी लेवल पे या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ? बताना है कि जो अर्थ है वो जो रोटेट होती है उसके कारण क्या क्या फेनोमेनन होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? फर्स्ट है एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मून एंड द स्टार्स। सेकेंड है कि फ्लैटनेस ऑफ द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। थर्ड है अकरेंस ऑफ सनराइज नून एंड सनसेट। और ऑप्शन फोर्थ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो ये जो चारों फेनोमेनन है ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ही अकर होते हैं, इसलिए ये सारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं कि जो मतलब ऑप्शन है वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो फर्स्ट है कि अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मून एंड द स्टार्स, जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो जब अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे तो जो सन है और मून है और जो स्टार्स है हमको वो भी ऐसा लगता है कि ये भी रोटेट कर रही है, ये भी हमें रोटेट करते हुए दिखाई देते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। फिर सेकंड है कि फ्लैटनेस ऑफ द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर, कि जो ये बोल रहा है कि जो अर्थ है वो पोल्स हैं वो फ्लैट है मतलब दबे हुए चपटे हैं, और जो इक्वेटर पे है बीच में वो बल्ज है एक मतलब उठा हुआ टाइप से। तो ये जो होता है कि जो अर्थ है वो इक्वेटर पे बल्ज है और पोल्स पर फ्लैटेड है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि ना, अब जैसे देख लो कि अर्थ है वो स्पेस में है चक्कर लगा रही है, तो अर्थ एक फोर्स की वजह से वहाँ पर रुकी हुई है, नहीं तो जो मतलब स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अर्थ उस स्पेस से बाहर भी जा सकती है, लेकिन उस सेंट्रीपिटल या हम कहें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक जो सर्कुलर पाथ है उसमें चक्कर लगा रही रोटेट कर रही है। तो इसका ये मतलब है। फिर थर्ड है
अक्रेंस ऑफ सनराइज, नून एंड सनसेट। अब सनराइज नून, देखो क्या होता है कि ये है सन और ये है मून और ये है अर्थ। सन, मून और अर्थ, ये तीनों जब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सोलार इक्लिप्स। जो हम बोलते हैं ना कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण लगेगा, तो ये होता है सोलार इक्लिप्स। और दूसरा होता है लूनार इक्लिप्स, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तो ये होता है लूनार इक्लिप्स, जिसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो अब ये फेनोमेनन क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। अगर अर्थ एक जगह स्टैटिक हो जाती तो क्या कभी ये कंडीशन बन पाती? क्या नहीं। इसलिए जो सनराइज, नून या जो सनसेट है, अब जैसे हम सूरज का उगना और सूरज का डूबना देखें, तो सूरज तो अपनी जगह ही है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, इस वजह से सनराइज होता है और सनसेट होता है। तो इसलिए ये अक्रेंस भी सही है कि अर्थ की रोटेशन की वजह से ये होता है। फिर फोर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसके रोटेशन की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं कि 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इक्लिप्सेस अकर ड्यू टू विच ऑप्टिकल फेनोमेना। ये हमने अभी देखा कि जो इक्लिप्सेस है, सोलार इक्लिप्स या लूनार इक्लिप्स, ये किस वजह से होता है? ये होता है हमारा, ये होता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से, कि जब तीनों सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है तो सोलार इक्लिप्स होता है, और जब और सन और अर्थ के बीच में मून आता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो सोलार इक्लिप्स होता है, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आती है तो लूनार इक्लिप्स होता है। ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, क्योंकि तीनों जब एक लाइन में आ जाते हैं तो इक्लिप्स हो जाता है। फिर 25th स्टेटमेंट है, वो क्वेश्चन है कि कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ओनली इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जो कॉमेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ एक लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि जो कॉमेट्स हैं वो एक टेल बना लेते हैं जब जैसे ही वो सन के पास जाते हैं। देखो ये है सन और ये है यहाँ पर कॉमेट्स। ये जो कॉमेट्स है इस तरीके से, ये सन का ये जो है पार्ट, ये एलिप्टिकल शेप बना रहा है। ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं कि जो मतलब कॉमेट से सन का चक्कर लगाता है सिर्फ एक लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ये बिल्कुल सही है। और जो कॉमेट्स हैं वो एक टेल बना लेते हैं जब वो सन के पास से निकलते हैं, तो ये भी सही है। तो 25 का आंसर हो जाएगा कि मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जो अर्थ है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द, बता पूछा है कि जो अर्थ है वो अपने ध्रुव पे मतलब अपने एक्सिस पे घूमती है किसकी तरफ पॉइंट करके। देखो ये है अर्थ, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल, और यहाँ पर है ये पॉइंटिंग स्टार, या हम इसको कहें कि पोल स्टार। तो जो अर्थ है वो ऐसे घूम रही है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका जो पॉइंट है वो किस तरफ है? पोल स्टार की तरफ है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोल स्टार। इसको हम जो है तो पोलेरिस भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड पोलेरिस। फिर क्वेश्चन 27 है कि जो प्लैनेट नेपच्यून है वो हमको नीला कलर का दिखता है। फिर स्टेटमेंट 2 है कि बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंस है, द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो नेपच्यून है वो ब्लू कलर में दिखता है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि वहाँ पर मीथेन गैस की प्रेजेंस की वजह से जो है तो नेपच्यून जो है
वो दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो ऑप्शन ए है वो तो सही है स्टेटमेंट फर्स्ट, लेकिन उस जो सेकंड स्टेटमेंट टू है वो सही नहीं है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि जो नीला कलर, ब्लू कलर जो है नेपच्यून का, वो हमें इसलिए दिखता है क्योंकि ना वहाँ पर जो मतलब जो नेपच्यून का एटमॉस्फेयर है वो रेड और इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सूरज से जो रेड या फिर इंफ्रारेड लाइट्स आती हैं, जो नेपच्यून का एटमॉस्फेयर है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट करता है ब्लू लाइट को स्पेस में, इसलिए वो जो है तो नीला कलर दिखता है। जो इसलिए तो फिर जो यहाँ पर स्टेटमेंट टू बोल रहा है कि यहाँ पर जब मीथेन गैस की प्रेजेंस की वजह से नीला कलर दिखता है, ये सही नहीं है। इसका सही आंसर ये होगा कि नेपच्यून के एटमॉस्फेयर जो है सूरज से जो रेड या फिर इंफ्रारेड लाइट आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वापस स्पेस में ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसका कलर नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, ड्यूरिंग द रिसेंट वीनस ट्रांजिट इन जून 2012 द प्लैनेट अपीयर्ड एज अ टिनी ब्लैक सर्कल मूविंग ऑन द सन, द ब्लैक कलर ऑन द सन इज बिकॉज द प्लैनेट। इसमें क्वेश्चन 28 बोल रहा है कि एक रिसेंटली वीनस ट्रांजिट में जो कहा गया कि जो प्लैनेट है वो एक छोटा सा एक ब्लैक सर्कल की तरह दिखता है सन पे, तो द ब्लैक कलर ऑन द सन इज बिकॉज द प्लैनेट। बताना है कि ऐसा क्यों है। देखो, सूरज है, जो सूरज का डायमीटर या सूरज का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, और जब हम देखते हैं ये सन है और यहाँ पर ये अर्थ है और ये वीनस यहाँ पर कहीं है, जब हम अपनी अर्थ से हम देखेंगे इधर पे तो ये हमको एक टिनी हॉल की तरह दिखाई देगा, ब्लैक सर्कल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहेव्ड एज अ होल, ब्लैक होल ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट। क्वेश्चन 29 थे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लानट। टेरेस्ट्रियल प्लानट बताना कि किसको बोलते हैं। तो जो स्पेस है वहाँ पर जो 4 प्लानट है, मरकरी, वीनस और अर्थ और मार्स, ये 4 प्लानट इंटीरियर के प्लानट कहलाते हैं, और जो बाकी के हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये आउटसाइड के कहलाते हैं। तो जो 4 प्लानट है यहाँ पर, जैसे हमारी अर्थ पे कॉम्पैक्ट है, रॉकी सरफेस है, माउंटेन्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं, इसी तरीके से इन चारों प्लैनेट पर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मरकरी। फिर क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 कि जो द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, जो स्टार हमको चमकते हुए दिखते हैं ये फेनोमेनन किस वजह से होता है। The variation in the intensity of a light emitted by it with the time, the variation in the composition of the star with the time, the transit of other celestial objects across the line of sight, या फिर the atmospheric reflection of sunlight। जो हमने इससे पहले क्लास 1 में हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये उसी से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। जो सन से जो लाइट निकलती है, वाइट लाइट निकलती है, उसकी वजह से जो हमको स्टार्स हैं वो ट्विंकलिंग करते हुए, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम 15 क्वेश्चन।